गुड मॉर्निंग। मेरे विषय एजुकेशन पॉइंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल अपन मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3 जो विविध प्रश्नमाला है उसके शेष बचे हुए क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज अपन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सारणिक या डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया इसे लाइक सब्सक्राइब करें व अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो अपन शुरू करते हैं। डिटरमिनेंट या सारणी अपनी क्लास 12th मैथ्स सात 8/2020 तो अपन आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक सारणिक या डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अपन सारणिक या डिटरमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। सारणी क्या होता है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसको इंग्लिश में डिटरमिनेंट्स भी कहते हैं। डिटरमिनेंट्स डिटरमिनेंट्स तो ये अपन सारणिक या डिटरमिनेंट्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। देखो, सारणिक या डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ने से पहले अपन एक चीज के बारे में पढ़ते हैं। अपन जानते हैं कि किसी भी रैखिक समीकरण निकाय अपन दो चरों XY में रैखिक समीकरण मान लेते हैं। किसी रैखिक समीकरण निकाय a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये अपन क्या ले लिया है, रेखिक समीकरण निकाय ले लिया। जो दो चरों XY में क्या ले लिया, एक रेखिक समीकरण निकाय ले लिया। और अपन जानते हैं कि किसी भी रेखिक समीकरण निकाय का अद्वितीय रूप से हल किया जा सकता है। इस रेखिक समीकरण निकाय को अद्वितीय रूप से तभी हल किया जा सकता है जब एक वास्तविक संख्या का अद्वितीय रूप से हल किया जा सकता है या को अद्वितीय रूप से हल किया जा सकता है। अद्वितीय रूप से हल किया जा सकता है जब एक अद्वितीय वास्तविक संख्या a1 b2 माइनस a2 b1, जब एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को ज्ञात किया जा सके तथा ये शून्य के बराबर न हो तो किन्हीं दो चरों XY में एक रैखिक समीकरण निकाय को अद्वितीय रूप से हल तभी किया जा सकता है जब एक अद्वितीय वास्तविक संख्या a1 b2 माइनस a2 b1 को ज्ञात किया जा सकता है और ये शून्य के बराबर हो। ये अद्वितीय संख्या को अगर अपन कोई वास्तविक अद्वितीय संख्या आएगी, ये कोई क्या है, अद्वितीय वास्तविक संख्या। यदि इस अद्वितीय वास्तविक संख्या का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं तभी इस रैखिक समीकरण निकाय को अपन क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो ये जो संख्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस संख्या को, ये जो संख्या है वो इस दिए गए रैखिक समीकरण निकाय में चरों के गुणांकों की, चरों x व y के गुणांकों की आयु a1 b1 a2 b2 से संबंधित किया जा सकता है। से संबंधित चरों इस संख्या को चरों XY
इस रैखिक समीकरण निकाय में जो चर x y है उनके गुणांकों की जो आयु बनती है a1 b1 a2 b2 से संबंधित किया जा सकता है, संबंधित किया जा सकता है, किया जा सकता है, संबंधित किया जा सकता है तथा इसे 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 इस आयु का सारणी कहते हैं, इसे इस आयु का सारणी कहते हैं तथा इसे सारणी को मैट्रिक्स A1 B1 A2 B2 या मोड ऑफ A1 B1 A2 B2 से संबंधित किया जाता है, से संबंधित किया जा सकता है, से संबंधित किया जा सकता है। तो ये हुई, यदि कोई रैखिक समीकरण निकाय अपने को दे रखा है दो चर x y में, तो इसको अद्वितीय रूप से तभी हल किया जा सकता है जब एक अद्वितीय वास्तविक संख्या a1 b2 माइनस a2 b1 का मान ज्ञात किया जा सकता हो तथा ये शून्य के बराबर ना हो। इस संख्या को अपन क्या कहते हैं, चरों x y के गुणांकों की जो आयु है उससे, इस संख्या को चरों x y के गुणांकों की आयु जो ये है इससे संबंधित किया जा सकता है तथा इसे इस आयु का क्या कहते हैं, सारणी कहते हैं तथा इसे सारणी को मैट्रिक्स A1 B1 A2 B2 या मोड ऑफ A1 B1 A2 B2 से निरूपित करते हैं, से निरूपित किया जाता है, से निरूपित किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग आयु से संबंधित एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को उस आयु की क्या कहते हैं, सारणी कहते हैं। प्रत्येक वर्ग आयु A से संबंधित एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को उस आयु की सारणी कहते हैं तथा इसे सारणी को मैट्रिक्स A या मोड ऑफ A से निरूपित करते हैं। तो अपन ये भी जानते हैं कि किसी भी रैखिक समीकरण निकाय में जितने चर उपस्थित होते हैं उतने क्या होते हैं, समीकरण होते हैं। किसी रैखिक समीकरण निकाय को अद्वितीय रूप से हल करने के लिए उसमें जितने चर उपस्थित होते हैं उतने ही समीकरणों की आवश्यकता होती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रत्येक सारणिक में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो अपन इसको क्या कहेंगे, डिटरमिनेंट A1 B1 A2 B2। इस सारणी की अगर अपन बात करें मोड ऑफ, ये अपने एक सारणिक ले ली मोड ऑफ A इक्वल टू मोड ऑफ A1 B1 A2 B2, ये कोई एक सारणिक ले ली A। तो यहाँ A1 B1 A2 B2 इस सारणी की क्या कहलाएंगे, अवयव कहलाएंगे। और इसमें दो पंक्ति हो गई, एक तो R1 है एक R2 है और दो स्तंभ है इसके अंदर C1 और C2। तो ये क्या है, एक द्वितीय कोटि की 2 गुणा 2 क्रम की क्या है, एक सारणी है, तो इसे अपन द्वितीय कोटि की सारणी कहते हैं। इसी प्रकार से ऐसी सारणी जिसमें 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हो उसे अपन तृतीय क्रम की सारणी कहते हैं और ऐसी सारणी जिसमें 4 पंक्ति और 4 स्तंभ हो उसे चतुर्थ कोटि के सारणी कहते हैं। तो इस प्रकार से अपन तृतीय चतुर्थ पंचम डॉट डॉट इत्यादि प्रकार के सारणिक भी ज्ञात कर सकते हैं। और किसी भी सारणिक में पंक्ति स्तंभों की संख्या समान होती है। प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स से संबंधित एक सारणी को ज्ञात किया जा सकता है। सारणी का कोई संख्यात्मक निश्चित मान होता है, मैट्रिक्स का कोई निश्चित मान नहीं होता। मैट्रिक्स संख्याओं या फलनों या राशियों का पंक्तियों या स्तंभों के रूप में वर्गाकार या आयताकार रूप में एक व्यवस्थित विन्यास होता है, उसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। जबकि सारणी का क्या होता है, एक निश्चित संख्यात्मक मान होता है। प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स से संबंधित एक सारणी होती है। किसी वर्ग मैट्रिक्स की ही सारणी को ज्ञात किया जा सकता है, बिना वर्ग मैट्रिक्स की सारणी को ज्ञात करना संभव नहीं होता है। और अपन ये भी जानते हैं कि एक आयु A को व्युत्क्रमणीय आयु, एक आयु A को
व्युत्क्रमणीय आयु कहा जाता है यदि आयु ए के सारणिक का मान नॉट इक्वल टू 0 हो, और एक आयु ए अव्युत्क्रमणीय आयु कहलाता है यदि आयु ए से संबंधित जो सारणिक है, जैसे अपन मोड ऑफ ए से लेते हैं, उसका मान 0 हो, तो उस स्थिति में आयु ए क्या कहलाएगा? अव्युत्क्रमणीय आयु कहलाएगा। अव्युत्क्रमणीय आयु कहने का मतलब है यदि किसी वर्ग आयु से संबंधित सारणिक का मान अगर 0 है तो वह अव्युत्क्रमणीय आयु, और नॉन जीरो प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाएगी? व्युत्क्रमणीय आयु। तो एक वर्ग आयु की ही अपन सारणी ज्ञात कर सकते हैं, बिना वर्ग आयु की सारणी को ज्ञात करना संभव नहीं होता है। किसी भी सारणी में सदैव पंक्तियों स्तंभों की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो ये अपन सारणी के बारे में बेसिक चीजें पढ़ ली। अब अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलो अब अपन सारणी की डेफिनेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आप, सारणी की परिभाषा। सारणी की परिभाषा क्या है तो वो लिखेंगे अपन, सारणी की परिभाषा। सारणी की डेफिनेशन देखो क्या है, यदि ए इक्वल टू aij एक n गुणा n क्रम की वर्ग मैट्रिक्स या वर्ग आयु है, यदि A इक्वल टू aij ऑर्डर ऑफ n गुणा n क्रम की एक वर्ग मैट्रिक्स है, एक वर्ग मैट्रिक्स है, तब अद्वितीय संख्या, यदि A इक्वल टू aij एक n गुणा n क्रम की वर्ग मैट्रिक्स हो, तब अद्वितीय संख्या, तब एक अद्वितीय संख्या मॉड ऑफ aij को आयु ए की सारणी कहते हैं। आयु ए की क्या कहेंगे? सारणी कहेंगे। तो सारणी या डिटरमिनेंट्स की डेफिनेशन क्या हुई? माना ए n गुणा n क्रम की कोई वर्ग मैट्रिक्स है, तब एक अद्वितीय संख्या मॉड ऑफ aij को आयु ए की सारणी कहते हैं, तथा इसे डिटरमिनेंट ऑफ ए या सारणिक ऑफ मैट्रिक्स ए या मापांक ऑफ ए से निरूपित करते हैं। तो ये हुई सारणी की डेफिनेशन। अब अपन सारणी का मान कैसे निकालेंगे? तो अगला टॉपिक लिखो, सारणी का मान ज्ञात करना। टॉपिक है सारणी के मान ज्ञात करना। किसी दी गई सारणी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं द्वितीय क्रम की सारणी का मान ज्ञात करना। सबसे पहले अपन देखेंगे कि प्रथम क्रम की सारणी का मान ज्ञात करना। प्रथम क्रम की सारणी का मान ज्ञात करना। प्रथम क्रम की कोई सारणी दी गई हो तो उसका मान अपन कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले मान लेते हैं, तो इसकी डेफिनेशन लिखो। प्रथम क्रम की सारणी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? यदि a इक्वल टू यदि मॉड ऑफ यदि ऐसे लिखो, यदि a इक्वल टू a एक प्रथम कोटि की आयु है, प्रथम कोटि की आयु हो
एक प्रथम कोटि की हावी हो तब यदि a इक्वल टू a एक प्रथम कोटि की हावी हो तब इससे संबंधित सारणिक तब इससे संबंधित सारणिक है जिसको अपन किससे लिखेंगे मॉड a से। तब इससे संबंधित सारणी मॉड ऑफ a इक्वल टू मॉड ऑफ a का मान इसमें उपस्थित अवयव a के बराबर ही होता है। तो एक प्रथम क्रम की दी गई सारणी का मान ज्ञात करना हो तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे? प्रथम क्रम की सारणी का मान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? यदि a इक्वल टू a एक प्रथम कोटि की आयु है, प्रथम कोटि की आयु कौन सी होगी? जिसमें एक ही पंक्ति और एक स्तंभ हो, अर्थात एक प्रथम कोटि की जो मैट्रिक्स होती है उसमें केवल और केवल एक ही अवयव उपस्थित होता है। तो यदि a इक्वल टू a एक a गुणा a क्रम की वर्ग मैट्रिक्स है तो इससे संबंधित सारणी जिसे अपन मोड ऑफ a इक्वल टू मोड ऑफ a से निरूपित करते हैं का जो मान होता है वो इसमें उपस्थित अवयव एक के बराबर ही होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि प्रथम कोटि की किसी सारणी का जो मान होता है वो उसमें उपस्थित अवयव के बराबर ही होता है। तो अब अपन चलते हैं आगे द्वितीय कोटि की सारणी का मान ज्ञात करना। द्वितीय कोटि की सारणी का मान ज्ञात करना। द्वितीय कोटि की सारणी का मान ज्ञात करना। एक द्वितीय कोटि की सारणी का मान कैसे ज्ञात करेंगे? अपन मान लेते हैं, देखो, यदि a इक्वल टू a1 b1 a2 b2, यदि a इक्वल टू a1 b1 a2 b2 एक द्वितीय क्रम की आयु है तब इससे संबंधित सारणी जिसे अपन मॉड ऑफ a इक्वल टू a1 b1 a2 b2 से निरूपित करते हैं का मान निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है वो आगे देखो। का मान निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो। मॉड ऑफ a इक्वल टू मॉड ऑफ a1 b1 a2 b2, अर्थात सारणी a का जो मान होगा वो बराबर होगा, ये मुख्य या अग्रक विकर्ण हो गया, और ये दो कोटि सारणी में दो विकर्ण होते हैं, एक तो ये अग्रक या मुख्य विकर्ण और एक ये जिसको अपन पश्च विकर्ण कहते हैं। तो एक द्वितीय क्रम की सारणी दी गई हो तो उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो अपन अग्रक या मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो इसमें अग्रक या मुख्य विकर्ण के अवयव कौन कौन से? a1 b2, इनका गुणा करेंगे तो a1 b2, फिर इसमें से घटाएंगे, क्या घटाएंगे? पश्च विकर्ण के जो अवयव है a2 b1, इनका गुणनफल a2 b1। तो अपन कह सकते हैं कि एक द्वितीय क्रम की सारणी का जो मान होता है वो बराबर होता है मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल, माइनस पश्च विकर्ण के अवयवों का गुणनफल। तो एक द्वितीय क्रम की सारणी का जो मान है वो अपन इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो उसके अग्रक या मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणा करेंगे, फिर उसमें माइनस करेंगे पश्च विकर्ण के अवयवों का गुणनफल। तो अपने को दी गई द्वितीय क्रम या कोटि की सारणी का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ a1 b1 a2 b2 जो है वो इस द्वितीय क्रम की सारणी के अवयव कहलाते हैं, तथा a1 b2
मुख्य या अग्र विकर्ण के अवयव कहलाते हैं, और A2 और B1 जो है वो पश्च विकर्ण के अवयव कहलाते हैं। और सारणिक A में उपस्थित कुल अवयवों की जो संख्या होगी वो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 होगी। तो ऐसे अपन एक द्वितीय क्रम की सारणी का मान ज्ञात कर लेते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक तृतीय क्रम की सारणी का मान कैसे ज्ञात करेंगे वो लिखो। तो नई हेडिंग डालो, इसी के अंदर है तृतीय क्रम की सारणी का मान। तृतीय क्रम की सारणी का मान, एक तृतीय क्रम की सारणी का मान जो है वो अपन कैसे ज्ञात करेंगे ये देखो। तो अपन एक तृतीय क्रम की सारणी ले लेते हैं। यदि A इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, यदि A इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 एक तृतीय क्रम की कोई वर्ग अवयव हो, तब इससे संबंधित सारणी को जिसे अपन मोड ऑफ A इक्वल टू मोड ऑफ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 से निरूपित करते हैं, का जो मान होता है वो निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। किसके बराबर होता है इसका मान? सारणिक A का जो मान है वो बराबर होगा किसके? इसका अपन किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ का प्रसार करके ज्ञात किया जा सकता है। किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ का प्रसार करके अपने इसका मान ज्ञात करते हैं। जैसे अपने इसका प्रथम पंक्ति से प्रसार करके इसका मान ज्ञात करते हैं। ये 3x3 क्रम की क्या है? सारणिक है, जिसमें 3 पंक्ति R1 R2 R3 और 3 स्तंभ दे रखे हैं, इसमें C1 C2 C3। तो अपन इसका मान किसी भी एक पंक्ति या एक स्तंभ से प्रसार करके ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अपन पहली पंक्ति से इसका प्रसार करते हैं तो कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रथम पंक्ति के प्रथम स्तंभ का जो अवयव A1 है वो लिखेंगे। उसके बाद में इसके गुणा में इसको एक द्वितीय क्रम की उस सारणिक से गुणा करेंगे जो इस अवयव से गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ का दमन करने पर प्राप्त होती है। इसे गुजरने वाली पंक्ति तो ये होगी, स्तंभ ये, इन दोनों को छुपाएंगे तो जो द्वितीय क्रम की सारणिक बचेगी वो क्या बचेगी? B2 C2 B3 C3। तो इसके इंटू में आएगा द्वितीय क्रम की सारणिक B2 C2 B3 C3। ऐसे ही अपने एकांतर क्रम में प्लस माइनस चिन्ह लेते हुए अब अवयव B1 लिखेंगे। पहला प्लस तो आप माइनस का ले लेंगे B1, और इसको भी उस द्वितीय क्रम की एक सारणिक से गुणा करेंगे जो इस अवयव की क्या कहलाती है? उपसारणिक या लघु सारणिक भी कहलाती है, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो इसको उस द्वितीय क्रम की अवयव B1 को उस द्वितीय क्रम की सारणिक से गुणा करेंगे जो इससे गुजरने वाली पंक्ति, B1 से गुजरने वाली पंक्ति ये स्तंभ हुआ, ये इनका दमन करने पर जो द्वितीय क्रम की सारणी क्या बचेगी? A2 C2 A3 C3 ये अवयव B1 से गुजरने वाली पंक्ति और स्तंभ का दमन करेंगे तो एक सारणी बचेगी A2 C2 A3 C3 प्लस, अब की बार प्लस आएगा, एकांतर क्रम में प्लस माइनस चिन्ह लेना है। अब अवयव C1 लिखेंगे और इसको भी उस द्वितीय क्रम की सारणिक से गुणा करेंगे जो इससे गुजरने वाली पंक्ति स्तंभ का दमन करने पर प्राप्त होती है। पंक्ति स्तंभ का दमन करेंगे तो एक सारणी क्या बचेगी? A2 B2 A3 B3 A2 B2 A3 B3। तो यह आएगा इसका मान। अब अपने को द्वितीय क्रम की सारणी का प्रसार करना आता है या मान ज्ञात करना आता है। इसका मान तो हो जाएगा अग्रणी विकर्ण के अवयवों का गुणनफल माइनस पृष्ठ विकर्ण के अवयवों का गुणनफल। ऐसे इसका निकाल लेंगे A3 C3 माइनस A3 C2। ऐसे इसका हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 C2। तो अपन इसका आगे करते हैं, आगे इसका मान निकालते हैं। आगे इसको अपन और सोल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ A की जो वैल्यू आएगी, सारणी A का जो मान आएगा
वो आएगा A1 इंटू इसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल आ जाएगा B2C3 माइनस B3C2 माइनस B1 इसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल A2C3 माइनस A3C2 प्लस A1 B1 ये C1 है सॉरी प्लस C1 इंटू इसका मान हाँ इसका मान लिखेंगे अपन हाँ तो इसका मान क्या आएगा A2B3 माइनस A3B2 तो ये क्या होता है, ये देखो ये प्रत्येक अपन प्रथम पंक्ति से प्रसार करके इसका मान निकाला है, तो अपन यूं भी कह सकते हैं कि ये जो मान है वो प्रथम पंक्ति के अवयव तथा उनके संगत सह खंडों के गुणनफल के बराबर है, गुणनफलों के योग के बराबर है। ये जो मान है वो प्रथम पंक्ति के अवयव A1 B1 C1 तथा उनके संगत सह खंडों के गुणनफलों का योग है। तो अपन कह सकते हैं कि एक तृतीय क्रम की सारणी का जो मान होता है वो उसकी किसी भी पंक्ति या स्तंभ के अवयव तथा उनके संगत सह खंडों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। तो अपन ये कह सकते हैं ये मान जो है वो किसके बराबर है, ये प्रथम पंक्ति के अवयव सारणी ए का जो मान है वो प्रथम पंक्ति के अवयव तथा उनके संगत सहखंडों के गुणनफलों का योग है, के गुणनफलों का योग है, के गुणनफलों का योग है। तो अपन कह सकते हैं कि एक तृतीय क्रम की जो सारणी का मान होता है वो उसके किसी भी पंक्ति या स्तंभ के समस्त अवयव तथा उनके संगत सह खंडों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये सब क्या कहलाते हैं, सारणी के अवयव कहलाते हैं। और इस तृतीय क्रम की सारणी ए में कुल अवयवों की संख्या 10 की पावर 2 इक्वल टू 9 है। एक तृतीय क्रम की सारणी में उपस्थित कुल अवयवों की संख्या क्या होती है, 3 की पावर 2 इक्वल टू 9। और इसमें A1 अवयव A1 B2 C3 ये मुख्य विकर्ण के अवयव कहलाते हैं और अवयव A3 B2 C1 ये कहलाते हैं पश्च विकर्ण के अवयव। तो इसमें भी दो विकर्ण हैं, एक तो अग्रज या मुख्य विकर्ण और एक ये पश्च विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण के अवयव कौन से हुए, A1 B2 C3। पश्च विकर्ण के अवयव कौन से हुए, A3 B2 C1। तो ऐसे अपन किसी तृतीय क्रम की सारणी में अग्रज और पश्च विकर्ण के अवयवों को भी अपन बता सकते हैं। तो ऐसे ज्ञात करते हैं। अब अगला टॉपिक आता है एक तृतीय क्रम की सारणी के प्रसार का नियम, अर्थात एक तृतीय क्रम की सारणी का प्रसार अपन कैसे करते हैं वो देखेंगे अपन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए एक तृतीय क्रम की सारणी के प्रसार के नियम। नेक्स्ट हेडिंग डालो एक तृतीय क्रम की सारणी के प्रसार के नियम। तो अपना अगला नेक्स्ट टॉपिक है तृतीय क्रम की सारणी के प्रसार के नियम। एक तृतीय क्रम की सारणी के प्रसार के नियम अर्थात अपन एक तृतीय क्रम की सारणी का प्रसार जो है वो कैसे करेंगे, उसके कुछ नियम है। वो नियम देखो किस प्रकार से है। पहला नियम है कि सबसे पहले तो अपन दी गई तृतीय क्रम की सारणी के प्रथम पंक्ति के समस्त अवयवों को
एकांतर क्रम में धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह लगाकर लिखते हैं। जैसे अपन थोड़ी देर पहले एक तृतीय क्रम की सारणी ली थी, डिटरमिनेंट ए बराबर थी, क्या थी, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो उसके प्रथम पंक्ति के अवयव कौन कौन से थे, A1 B1 C1। सबसे पहले अपन तृतीय क्रम की सारणी का प्रसार ज्ञात करने का पहला नियम है, सबसे पहले प्रथम पंक्ति के समस्त अवयवों को एकांतर क्रम में धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह लगाकर लिखते हैं। जैसे पहले प्लस है, फिर माइनस, फिर प्लस। पहले अवयव A1 को प्लस से गुणा कर दिया, दूसरे को माइनस से, और तीसरे की क्या लगा दिया, प्लस माइनस प्लस। तो पहला नियम है कि सर्वप्रथम प्रथम पंक्ति के समस्त अवयवों को एकांतर क्रम में धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह लगाकर लिखते हैं। तो अपन तृतीय क्रम की जो सारणी मानी थी उसकी प्रथम पंक्ति के अवयव कौन कौन से थे, A1 B1 C1। इनके एकांतर क्रम में प्लस माइनस चिन्ह लगाकर लिख दिया। तो दूसरा, पहला नियम तो ये, दूसरा नियम, इसके बाद में क्या करेंगे, तत्पश्चात चिन्हों सहित इन अवयवों को द्वितीय क्रम की उन सारणिकों से गुणा करते हैं जो उस पंक्ति तथा स्तंभ का दमन करने पर प्राप्त होती है जिसमें ये अवयव क्या होते हैं, स्थित होते हैं। जैसे अपन पिछले थोड़ी देर पहले अपन ज्ञात किया था, इन अवयवों A1 B1 C1 को उन द्वितीय क्रम की सारणिकों से गुणा किया था जो उन पंक्ति तथा स्तंभ का दमन करने पर प्राप्त होती है जिसमें ये अवयव क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा नियम ये कहता है कि चिन्हों सहित इन अवयवों को द्वितीय क्रम की उन सारणिकों जो उन पंक्ति तथा स्तंभ का दमन करने पर प्राप्त होती है से क्रम से गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद इन सबका क्या करते हैं, योग करते हैं। और तो अपन कह सकते हैं इन गुणनफलों का जो योग होता है, इन गुणन चिन्हों सहित, दूसरा नियम ऐसे लिख लो, चिन्हों सहित इन अवयवों को द्वितीय क्रम की क्रम से उन सारणिकों से गुणा करते हैं जो उस पंक्ति तथा स्तंभ का दमन या छुपाने पर दमन करने पर प्राप्त होती है जिसमें वह अवयव उपस्थित है, जिसमें वह अवयव क्या है, उपस्थित होता है। तो यह है तृतीय क्रम की सारणी का दूसरा नियम। पहला नियम क्या बताया था, सबसे पहले प्रथम पंक्ति के समस्त अवयवों को एकांतर क्रम में धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह लगा के लिखेंगे। दूसरा नियम क्या है, तत्पश्चात चिन्हों सहित इन अवयवों को द्वितीय क्रम की उन सारणिकों से क्रम से गुणा करते हैं जो उस पंक्ति तथा स्तंभ का दमन करने पर प्राप्त होती है जिसमें वह अवयव क्या होता है, उपस्थित होता है। तीसरा नियम क्या करते हैं, तत्पश्चात इन गुणनफलों का योग कर देते हैं, वही क्या हो जाता है, सारणी का मान। इन गुणनफलों का तृतीय नियम है, इन गुणनफलों का योग सारणी के मान के बराबर होता है, सारणी के मान के बराबर होता है। तो ऐसे अपन एक दी गई तृतीय क्रम की सारणी का प्रसार करके उसका मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे करेंगे, नियम नंबर 1, सर्वप्रथम प्रथम पंक्ति के समस्त अवयवों को एकांतर क्रम में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह लगा के लिखेंगे। दूसरा नियम, तत्पश्चात चिन्हों सहित इन अवयवों को द्वितीय क्रम की क्रम से उन सारणिकों से गुणा करते हैं जो उस पंक्ति तथा स्तंभ का दमन करने पर प्राप्त होती है जिसमें वो अवयव उपस्थित होता है। तीसरा नियम, इन गुणनफलों का योग सारणी के मान के बराबर होता है।
तो ये अपन हो गया तृतीय क्रम की एक सारणी के प्रसार का नियम। अब अपन देखते हैं कि सारूस आकृति द्वारा एक तृतीय क्रम की सारणी का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो अपना अगला टॉपिक लिखिए, तृतीय क्रम की सारणी का मान, तृतीय क्रम की सारणी का मान सारूस आकृति द्वारा ज्ञात करना। सारूस आकृति की सहायता से भी अपन एक दी गई तृतीय क्रम की सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब ये सारूस आकृति कैसे बनाते हैं किसी दी गई तृतीय क्रम की सारणी का, और फिर उसकी सहायता से उस सारणी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखो। सबसे पहले अपन एक तृतीय क्रम की सारणी मान लेते हैं। माना A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये अपन मान ली एक तृतीय क्रम की क्या है, सारणिक है। तब इस सारणी का जो सारूस आकृति जो बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। इसकी जो सारूस आकृति बनेगी वो ऐसे बनेगी। ये अपन क्या है, कोई सारणिक ले ली, तो इसकी सारूस आकृति बनाने के लिए सबसे पहले ये सारणिक एज इट इज लिखेंगे। सबसे पहले तो ये सारणिक एज इट इज लिख देंगे। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब अपन क्या करते हैं, इस सारणी की इन पंक्तियों को आगे बढ़ाते हैं। इन पंक्तियों को आगे कैसे बढ़ाएंगे, इस सारणी को आगे बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाएंगे, इनको अपन पंक्ति वाइज आगे बढ़ाते हैं। जैसे पहली पंक्ति का जो अंतिम अवयव होता है उसके पीछे के सारे अवयव आगे लिख देंगे। जैसे पहली पंक्ति का अंतिम अवयव C1, इससे पीछे के दोनों अवयव इसके आगे लिख दो। इसी क्रम में A1 B1, ऐसे अपन दूसरी पंक्ति के अंतिम अवयव से पहले के दोनों अवयव इसके आगे लिख देंगे। इसी क्रम में A2 B2, ऐसे अपन तरतीब जो पंक्ति इसका अंतिम अवयव C3, इससे पीछे के इसके अवयव आगे लिख देंगे A3 B3। ऐसा अपन करने के बाद में क्या करते हैं, इसमें अपन मुख्य विकर्ण और पश्च विकर्ण ढूंढते हैं। क्या ढूंढेंगे, इसमें अपन मुख्य विकर्ण और पश्च विकर्ण। तो मुख्य विकर्ण कौन सा बन जाएगा, इसमें देखो एक तो ये बन जाएगा, एक मुख्य विकर्ण तो ये, ठीक है, और एक मुख्य विकर्ण बन जाएगा ये B1 C2 A3 से गुजरेगा, और एक मुख्य विकर्ण ये बन जाएगा जो अवयव C1 A2 B3 से गुजरता है। ये तो हो गए तीन मुख्य विकर्ण। अब इसमें तीन पश्च विकर्ण भी दर्शाएंगे। तीन पश्च विकर्ण कौन से हो जाएंगे, देखो तीन पश्च विकर्ण इसमें कौन कौन से बनेंगे, इसमें तीन पश्च विकर्ण बन जाएंगे। एक तो आपका ये बन जाएगा जो B1 A2 C3 से गुजरता है, C3 से गुजरता है, और एक इसमें आपका कौन सा बन जाएगा, एक इसमें ये बन जाएगा जो A1 C2 और B3 से गुजरता है, और एक अपना ये बन जाएगा जो C1 B2 A3 से गुजरता है। तो ये अपने ऐसे तीन मुख्य विकर्ण और तीन पश्च विकर्ण इसमें दर्शाएंगे। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसके बाद में अपन इसका मान जो लिखेंगे, इसका जो मान होगा दी गई तृतीय क्रम की सारणी की सारूस आकृति बनाने के पश्चात इसका जो मान है वो कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपन तीनों मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफलों का योग करेंगे। उसके बाद में उसमें से माइनस करेंगे, क्या करेंगे, उसमें से तीनों पश्च विकर्ण के अवयवों के गुणनफलों का योग माइनस कर देंगे। अर्थात दी गई तृतीय क्रम की सारणी एक का जो मान होगा वो बराबर होगा तीनों मुख्य विकर्ण के, तीनों मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल, अवयवों का गुणनफल माइनस इसमें से किसको माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है
तीनों पश्च विकरणों के अवयवों का गुणनफल। तो दी गई तृतीय क्रम की सारणी का सारूस आकृति बनाने के पश्चात उसका मान कैसे ज्ञात करेंगे? उसका मान बराबर होगा उसके तीनों सारूस आकृति में तीनों मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल में से तीनों पश्च विकर्ण के अवयवों के गुणनफलों का योग माइनस करेंगे, यानी इसका मान बराबर होगा तीनों मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफलों का योग है, गुणनफलों का योग माइनस तीनों पश्च विकर्ण के अवयवों के गुणनफलों का योग। ऐसे अपन सारूस आकृति द्वारा भी एक दी गई तृतीय कोटि की सारणी का मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे वाला नेक्स्ट टॉपिक है सारणिक और मैट्रिक्स में अंतर क्या होता है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो सारणिक तथा मैट्रिक्स में अंतर। सारणिक तथा मैट्रिक्स में अंतर। सारणिक और मैट्रिक्स में अंतर क्या होता है ये अपन देखेंगे। तो नया टॉपिक डालो सारणिक तथा मैट्रिक्स या आयु, कोई सा भी लिख दो, मैट्रिक्स को हिंदी में आयु कहते हैं। सारणिक तथा आयु में अंतर क्या होता है ये अपन देखेंगे। तो पहला अंतर तो अपन जानते हैं कि जो मैट्रिक्स या आयु होती है वो किन्हीं राशियों या संख्याओं या फलनों का पंक्तियों और स्तंभों में आयताकार या वर्गाकार रूप में एक व्यवस्थित विन्यास होता है, उसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। जबकि सारणी का कोई न कोई निश्चित संख्यात्मक मान अवश्य होता है। तो पहला अंतर हो गया, मैट्रिक्स जो होती है वो संख्याओं या फलनों या राशियों का पंक्तियों या स्तंभों में एक आयताकार या वर्गाकार रूप में व्यवस्थित विन्यास होता है, इसका कोई निश्चित मान नहीं होता। जबकि सारणी का कोई न कोई निश्चित मान जरूर होता है। और दूसरा अंतर अपन ये कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स या आयु होती है वो तो किसी भी क्रम या कोटि की हो सकती है, जबकि सारणी जो होती है उसमें हमेशा पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होती है? समान होती है। अर्थात अपन एक वर्ग आयु से संबंधित सारणी को ही ज्ञात कर सकते हैं, बिना वर्ग आयु की सारणी को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तीसरा अंतर अपन क्या कह सकते हैं? तीसरा अंतर अपन ये बता सकते हैं सारणिक और मैट्रिक्स में कि जो सारणिक होती है वो क्या होती है, उसको अपन सारणिक के अवयवों को अपन बड़े ब्रैकेट या छोटे ब्रैकेट या डबल ऊर्ध्वाधर रेखाएं के अंदर बंद करके लिखते हैं। जबकि मैट्रिक्स के अंदर जो अवयवों को अपन दो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइनों के मध्य अवयवों को बंद करके दर्शाते हैं। तो ये भी अपन इसका एक अंतर बता सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारणिक और आयु में मुख्य अंतर हो गए और बाकी का अपन आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।